अब हम लेते हैं अल्टरनेट पाथवे जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का है। अब ये जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है, हमने देखा एक तो ग्लाइकोलिसिस से मेटाबोलाइज होगा तो पायरुविक एसिड बना, और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये पायरुविक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल के थ्रू मेटाबोलाइज होगा और एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिटर्स हैं आयोडो एसीटेट और फ्लोराइड। तो जब इन इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टडी किया गया तो ग्लाइकोलिसिस तो इनहिबिट हो गई, लेकिन जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल वे से होता रहा। इसका मतलब ये है अगर ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये पायरुविक एसिड, तो अगर इसके इनहिबिटर्स जो आयोडो एसीटेट और फ्लोराइड हैं ये डाल दिए जाएं तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों की प्रेजेंस में भी ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता रहा और कार्बन डाइऑक्साइड एज यूजुअल बनती रही। और जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई तो पाया गया कि जो ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, अगर इसको लेबल किया जाए C14 के साथ, रेडियो एक्टिव कार्बन के साथ, जो नॉर्मल कार्बन है उसकी जगह C14 आ गई कार्बन नंबर 1 पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसमें ये C14 जो था वो प्रेजेंट था। दूसरी तरफ अगर कार्बन नंबर 6 पे लेबलिंग की गई C14 की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का बननी चाहिए थी वो कंपैरेटिवली बहुत कम थी। अगर नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस होती तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब क्लीव्ड होता है तो उसमें एक कार्बन नंबर 1 आता है, एक कार्बन नंबर 6 आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और वो दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बना। तो C1 को लेबल करो या C6 को लेबल करो, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो बराबर होना चाहिए था, ना कि इसके हिसाब से इसमें खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विद C14 थी और जब 6 को किया गया तो वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस की इनहिबिटर की प्रेजेंस में किसी और अल्टरनेट पाथवे से मेटाबोलाइज होता है, और इस अल्टरनेट पाथवे को नाम दिया गया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। अब इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्यों कहा गया? जब भी ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट की हमने वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद की, तो ग्लूकोज से ये हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बन गया, लेकिन उसके बाद ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर दिया गया और ये ग्लूकोज जो है अल्टरनेट पाथवे से मेटाबोलाइज हुआ। तो इस अल्टरनेट पाथवे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ इकट्ठा हो जाना चाहिए। जब ये पाथवे बंद हो गया तो एज ए रूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इकट्ठा हो जाना चाहिए था और उसका ग्लाइकोजन बनना था
या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब ग्लाइकोजन बनना तो फ़ायदे में है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और फिर ये ग्लूकोज फिर हेक्सोकाइनेज के साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाए और यहाँ पे ATP यूज़ हो रही है, तो ये जो साइकिल है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एनर्जी यूज़ हुई और उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से ग्लूकोज बना और उसके बाद फिर यही ग्लूकोज जो है ये साइकिल बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और फिर ग्लूकोज बना और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज, इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन इस साइकिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि फर्स्ट स्टेप में ATP जो है, एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनेगा हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज के लिए को फॉस्फोरिलेट करने के लिए ATP यूज़ होगी। तो अगर ये साइकिल चलता रहे तो इसका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ऑर्गेनिज़म को, लेकिन एनर्जी जो है उसका लॉस होता जाएगा। इसीलिए ऐसे साइकिल को हम कहते हैं फ्यूटाइल साइकिल। ग्लूकोज बना, एनर्जी यूज़ हुई, फिर ग्लूकोज बना, फिर वही चीज़ जो है वो सर्कल में चलती रही, तो ऐसे साइकिल को हम फ्यूटाइल साइकिल कहते हैं। तो जब फ्यूटाइल साइकिल नहीं हो रहा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस से इनहिबिट हो गया, तो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की शंटिंग होगी अल्टरनेट पाथवे में। और क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज है, एक फॉस्फेट है और इसकी शंटिंग हो रही है अलग पाथवे में, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या HMP शंट। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए कहते हैं कि जब हम इस पाथवे को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन शुगर जो है वो बनती हैं। और क्योंकि इसमें पेंटोजेस बनती हैं, 5 कार्बन शुगर्स बनती हैं, इसलिए, और वो सबसे पहले ऑब्ज़र्व की गई। 4 कार्बन, 3 कार्बन इस पाथवे में बाद में देखी गई। 6 कार्बन से 5 कार्बन शुगर जो थी सबसे पहले देखी गई, इसलिए इस पाथवे का नाम पेंटोज, और वो पेंटोजेस फॉस्फोरिलेटेड हैं, इसलिए उसका नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दिया गया। इस पाथवे के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो हैं होरेकर और रेकर। लेकिन इस पाथवे में इनसे पहले जो काम किया वो किया लिपमैन ने, बारबर्ग ने। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का पहला एंजाइम जो है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और जैसा कि ये नाम बता रहा है, ये डिहाइड्रोजिनेशन करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, और कोएंजाइम होगा NADP, और इसको हम NADP को कहते हैं कोएंजाइम 2। बारबर्ग ने जब ये एंजाइम डिस्कवर किया तो इसका नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की बजाय उसको कहा स्विशन फर्मेंट। अब बाद में इसका नाम दिया गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और रिज़ल्ट क्या आया कि ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये NADP प्लस को रिड्यूस करेंगी, NADPH H प्लस बनाएंगी और
खुद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये बन जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन निकली, ये तो ये O रह गया, 6 फॉस्फोग्लूकोनो 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। तो ये तो हो गया पहला स्टेप जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिहाइड्रोजिनेशन हुई। सेकंड स्टेप में ये जो प्रोडक्ट बना 6 फॉस्फोग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोनो लैक्टोनेज। अब जब इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ओरिजिनली ये CHO है, ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 पे ये नंबर 1 है, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल ली जाएंगी तो ये एक हाइड्रोजन ये निकली और ये CO बना, और एक हाइड्रोजन ये कार्बन नंबर 5 वाली होगी, तो ये 2 हाइड्रोजन बन के ये C डबल बॉन्ड O बना। जब इसमें वाटर की एडिशन हुई तो ये H तो ऐसे चला गया और ये H यहाँ आया और ये O ऐड हो गया, तो ये बन गया COOH, COOH CHO की जगह, और इसको ओपन लिख देते हैं अब एक कार्बन नंबर 6 पे। तो ये बन गया हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी और डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो जो थर्ड एंजाइम है वो है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो सेकंड स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, कोएंजाइम फिर वही NADP प्लस, और ये रिड्यूस होके NADPH और H प्लस में जाएगा। अब 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो है, NADP जो है ये कोएंजाइम है, ये 2 हाइड्रोजन्स कार्बन नंबर 3 से लेगा और खुद ये NADP जो है वो रिड्यूस होके NADPH और H प्लस बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बन नंबर 3 पे कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना वो बना 3 कीटो 6 फॉस्फो हेक्सोनिक एसिड, 3 कीटो 6 फॉस्फो हेक्सोनिक एसिड। और ये जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि डीकार्बोक्सिलेशन अंडरगो करेगा, और जो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये कार्बन नंबर 1 से निकलेगी, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो 6 कार्बन से 5 कार्बन शुगर जो है वो बन गई, और इसीलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। ये फर्स्ट शुगर बनी, पेंटोज बनी। अब जो चौथा एंजाइम है वो है एस आइसोमेरेज। रिबुलोज 5 फॉस्फेट अंडरगोज आइसोमराइजेशन, और आइसोमराइजेशन में क्या होगा कि जो कीटो शुगर है, 5 कार्बन कीटो शुगर है, वो एक एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चौथा एंजाइम है फॉस्फोराइबो आइसोमेरेज, और इसमें 5 कार्बन शुगर जो है वो है कीटो शुगर है, कीटोज है। ये आइसोमराइजेशन होकर
कन्वर्ट हो जाएगी 5 कार्बन एल्डोज में। ये प्रोडक्ट जो है वो है राइबोज 5 फॉस्फेट। जो पांचवा रिएक्शन है वो एंजाइम जो है वो है फॉस्फोराइबोएपिमेरेज। ये एंजाइम क्या करता है कि शुगर जो है अगर वो कीटो है तो कीटो ही रहेगी, मगर जो कार्बन नंबर 3 है उस पे जो OH ग्रुप है और H ग्रुप है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, जिसको एपिमराइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट बना था, तो ये जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट है एक 5 कार्बन कीटो शुगर जो है उसकी एपिमराइजेशन होगी और एपिमराइजेशन में कार्बन नंबर 3 जो है उसके ग्रुप जो हैं इसके साथ अटैच्ड H और OH ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे और प्रोडक्ट जो होगा वो कीटो शुगर ही होगी, लेकिन जहाँ पे OH था वहाँ पे H आ गया और जहाँ पे H था वहाँ पे OH आ गया। रेस्ट वैसे का वैसा ही रहा और ये फिर 5 कार्बन कीटो शुगर बनी और इसका नाम है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो हमारे पास रिबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट ये पेंटोजेस बनी और ये फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ अटैच्ड है लास्ट कार्बन पे, इसलिए जो पाथवे है उसका नाम भी इसी पे रखा गया। जो छठा एंजाइम है वो है ट्रांसकीटोलेज। जो ट्रांसकीटोलेज है इसमें जो राइबोज 5 फॉस्फेट बनी थी एल्डिहाइडिक पेंटोज है और ये जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना है एपिमराइजेशन के बाद एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज। कोफैक्टर हैं TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयंस। इसमें एक एल्डोज है और एक कीटोज है और दोनों में 5-5 कार्बन हैं। अब क्योंकि इसका नाम ट्रांसकीटोलेज है तो इसमें जो कीटो वाला ग्रुप है ये 5 कार्बन राइबोज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये 2 कार्बन निकल जाएंगे तब हमारे पास 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रह जाएगी और जब 5 में 2 जमा हो जाएंगे तो 7 कार्बन शुगर बन जाएगी। तो ये वाला जो ग्रुप है इसकी ट्रांसफ़र होगी राइबोज 5 फॉस्फेट पे। तो इससे हमारे पास एक तो 7 कार्बन शुगर बन गई जो कि कीटोज है और एक एल्डोज बन गई जो कि 3 कार्बन है। तो 7 कार्बन जो शुगर है उसका नाम है सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ये रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो राइबोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन, तो 5 और 5 10 शुगर कार्बन हो गए। तो 10 कार्बन जो हैं जब वो स्प्लिट करेंगे ट्रांसकीटोलेज के इसमें ट्रांसफ़र जब होगी तो ये बन जाएगा 7 कार्बन और एक बन जाएगा 3 कार्बन। तो अब हमारे पास सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब जो अगला एंजाइम है उसका नाम है ट्रांस एल्डोलेज। अब इसमें क्या होगा
कि ये जो हमारे पास 7 कार्बन शुगर और 3 कार्बन शुगर जो बनी, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इनमें रिएक्शन होगा। तो ये तो होगी सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और कॉम्बिनेशन होगा इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ 3 कार्बन शुगर। एंजाइम का नाम है ट्रांस एल्डोलेज। अब इसमें क्या होगा कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मोइटी है, ये है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट की डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मोइटी, ये शिफ्ट होगी एल्डोज पे, CH2OH, ये इस पे शिफ्ट होगी। तो उससे क्या हुआ कि ये बन गया हमारे पास 6 कार्बन शुगर और ये है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस ये हमारे पास 4 कार्बन शुगर रह गई। ये H एक शिफ्ट हो गया तो ये CHOH बना, ये यहाँ पे आएगा और ये हमारे पास बना CHO। अब हमारे पास एक नई शुगर आ गई जो कि 4 कार्बन है और इसका नाम है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो 7 + 3 10 कार्बन्स, 6 + 4 10 कार्बन्स। और जो लास्ट एंजाइम है वो फिर ट्रांस कीटोलेज है। 8th एंजाइम जो है वो ट्रांस कीटोलेज है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बने, इनमें आपस में रिएक्शन होगा। और फिर वैसे ही कि हमारे पास ये शुगर्स हैं 5 कार्बन और 4 कार्बन की, और इन दोनों में जब कॉम्बिनेशन होगा तो 5 कार्बन 6 कार्बन में चेंज हो जाएगी, एक CHOH लेके, और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 3 कार्बन में। तो हमारे पास एक तो बन गया 6 कार्बन, ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और जो दूसरी शुगर बनेगी वो बनेगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ट्रांसफ़र इस ग्रुप की होगी कीटो की, और ये इस पे जब आएगा तो CH2OH CO और ये CHO एक H लेके यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा CHOH, और उसके बाद ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएंगे। अब अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास जो शुगर्स हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हमने शुरू किया था ये तो थी 6 कार्बन, उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन हुई, फिर वाटर ऐड हुआ, और थर्ड स्टेप पे जब डिहाइड्रोजनेशन हुई तो हमारे पास बना रिबुलोज 5 फॉस्फेट, और ये 5 कार्बन शुगर हुई। अब रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है आइसोमराइजेशन से तो बना राइबोज 5 फॉस्फेट, और एपिमराइजेशन से बना ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ये फिर 5 कार्बन शुगर बन गई। उसके बाद जब ज़ैल्यूलोज और राइबोज का कॉम्बिनेशन हुआ तो हमारे पास बना सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक तो बन गया 7 कार्बन शुगर और एक बन गई 3 कार्बन शुगर।
अब जब इन दो का कम्बिनेशन हुआ 7+3 का, तो एक तो बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और दूसरा बना एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो एक शुगर 6 कार्बन आ गई और दूसरी आ गई 4 कार्बन शुगर। उसके बाद जब ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का कम्बिनेशन हुआ, तो फिर ये 5+4 9, 6+3 में चला जाएगा। तो एक तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना जो कि 6 कार्बन है और दूसरा बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन शुगर है। अब हमारे पास 3 कार्बन शुगर बनी, 4 कार्बन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना, 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 4 कार्बन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, 5 कार्बन हमारे पास रिबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट बना। तो 5 कार्बन शुगर बनी। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो हैं वो हमारे पास 6 कार्बन शुगर्स हैं और एक शुगर सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, तो वो 7 कार्बन शुगर बनी। तो हमारे पास कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन 7 तक शुगर्स बनी। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब इनमें जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, इसको देखें हम, तो राइबोज 5 फॉस्फेट जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड की शुगर है, आरएनए शुगर है। और जब इसकी डीऑक्सीजनेशन होती है तो वो बन जाती है डीऑक्सी राइबोज और वो भी 5 फॉस्फेट बन जाएगी। तो राइबोज 5 फॉस्फेट बना और वहाँ से अगर एक ऑक्सीजन जो थी निकल गई तो वो डीऑक्सी राइबोज बन गई। और ये दोनों 5 कार्बन शुगर जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए और डीएनए की शुगर्स हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरे, जब हमने इस पाथवे की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस को उसके इनहिबिटर्स द्वारा इनहिबिट करने पर, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने पर भी ऑक्सीडेशन जो है ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड में होती रहती है। उसका कारण ये रहा कि जब अल्टरनेट पाथवे फॉलो किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से, तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोलिसिस का इमीडिएट सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइजेशन से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोलिसिस जो है वो कैरी करती है। लेकिन चूँकि हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर दिया था, इसलिए उसमें उसकी ऑक्सीडेशन फर्दर ग्लाइकोलिसिस में नहीं हो सकती थी। इसलिए वो साइड से जाकर एक तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया और उसके बाद फ्रक्टोज 6 बाईफॉस्फेट बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो क्रैब साइकिल में जाए। दूसरे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी हमारे पास इसी शंट से बना और ये भी फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट की जब क्लीवेज होती है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है जो कि इंटरकन्वर्टिबल हैं और सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही ग्लाइकोलिसिस में आगे मेटाबोलाइज हो सकता है। इसलिए ये अल्टरनेट पाथ में फिर ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है और नॉर्मल ऑक्सीडेशन फूड की हो सकती है। दूसरे हमारे पास 5 कार्बन शुगर जो है राइबोस और उसकी रिमूवल ऑक्सीजन की हो जाए तो डीऑक्सीराइबोस, ये आरएनए और डीएनए का पार्ट है। और सबसे बड़ा कि रिड्यूसिंग पावर NADPH कोएंजाइम 2 जिसको कहते हैं, NADP प्लस से NADPH और H प्लस बनता है और ये रिड्यूसिंग पावर जो है मल्टीपल बायोसिंथेटिक पाथवेज में यूज़ होती है और बायोसिंथेसिस होती है, जिनमें फैटी एसिड्स भी हैं, सॉर्बिटॉल है और न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस जो है वो भी है।